नमस्ते, मेरा नाम है दीपक तेनगुरिया। परख पर आपका स्वागत है। परख पर इससे पहले हम वरिष्ठ इतिहासकार प्रोफेसर रामचंद्र गुहा, प्रोफेसर एस इरफान हबीब और पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर प्रदीप शिब्बर का इंटरव्यू कर चुके हैं। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ इतिहासकार प्रोफेसर राजमोहन गांधी जी, जिनकी अ, किताब पटेल पर जो 1991 में आई थी, उसके इर्द-गिर्द हम पटेल और समकालीन उनकी विरासत के समकालीन संदर्भों पर हम चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमें समय दिया। नमस्कार, नमस्कार। मुझे आनंद है। प्रोफेसर गांधी ने अब तक इससे पहले मॉडर्न साउथ इंडिया, पंजाब पर और रिवेंज रिकॉन्सिलिएशन पर, राजा जी पर, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब पर बेहतरीन पुस्तकें लिखी हैं और इनमें से मेरी फेवरेट है व्हाई गांधी स्टिल मैटर्स। ये किताब मुझे सबसे दिलचस्प लगती है और मुझे बहुत कई बार अपने आप को रिविजिट करने के लिए इस किताब का मैं प्रयोग करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। मैं वल्लभ भाई पटेल के सबसे इस इंटरव्यू की शुरुआत इस सवाल से करना चाहूँगा। सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल का आइडिया ऑफ इंडिया क्या था? क्योंकि उनकी विरासत को अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स जानना चाहें, तो वल्लभ भाई पटेल के आइडिया ऑफ इंडिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखिए, सरदार पटेल लिखते कम थे, बोलते भी ज़्यादा नहीं थे। हुँ, तो उनका जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो हमें उनके शब्द में शायद नहीं मिलेगा, लेकिन हमें उनके जीवन से हमें ये निकालना पड़ेगा। तो हुँ, जो उनका काम रहा है और जो उनके हस्तक्षेप रहे हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि उनका इंडिया वही था जो गांधी जी का इंडिया था और जो जवाहरलाल नेहरू का इंडिया था। यानी कि वो इंडिया सबके लिए था, एक किसी खास कौम के लिए नहीं था, सबके लिए था। और उसमें आज़ादी इंसान की होनी चाहिए। और उसमें जो देश के सब जो लोग हैं एक दूसरे के साथ दोस्ती से रहेंगे। ज़रूर वो चाहते थे कि भारत में लोग एक दूसरे के साथ दोस्ती के माहौल में रहेंगे। ये भी उनका जो भारत की जो कल्पना थी, उसमें दोस्ती, बराबरी और अ, शिरकत, ये सबका है, भागीदारी। और डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी और लेकिन उसके साथ-साथ ज़रूर वो चाहते थे कि जो नागरिक है वो अपनी ज़िम्मेदारी भी निभाए। तो वो चाहते थे कि आज़ादी के साथ-साथ हम अपनी ज़िम्मेदारी भी निभाएँ। तो उन उनका उन उनकी उनकी जो उनका जो चित्र था भारत के बारे में, उसमें सरकार हुँ, क्या करे, उसके भी हमें संकेत मिल सकते हैं और नागरिक को क्या करना चाहिए, उसके भी हमें इशारे मिल सकते हैं। ड्यूटीज़ एंड राइट्स पर। सर, दरअसल जो भी पटेल जी की आजकल जो संदर्भों में चर्चा होती है, वो हमेशा बरक्स की राजनीति में जाती है। लेकिन मैं हमारे दर्शकों के लिए आप हालाँकि आपने इस किताब में भी पटेल जी वाली किताब में भी जो पहला चैप्टर लगभग 50-51 पन्नों का, उसमें भी पूरा आपने बताया उनके बचपन के बारे में। हम पटेल के बचपन को अगर थोड़ा तराशना चाहें या उनके बारे में जानना चाहें सरदार को, उनकी नज़र से देखना चाहें, तो हम वहाँ से उनकी विरासत को कैसे देखते हैं या कौन-सी थी बचपन में जो उनके बचपन से ही गुण थे और वो उनकी अंत तक उनमें मतलब रहे? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। और जैसा कि कुछ लोग जानते हैं, वो बीच के थे, मतलब अपने परिवार में वो बड़े हुँ, भी नहीं थे, छोटे भी नहीं थे। वो कहते हैं ना कि बड़े को तो आदर मिलता है, छोटे को प्यार मिलता है और जो बीच का होता है उसे निग्लेक्ट किया जाता है। ऐसा अच्छा। अक्सर होता है। तो उन्हें अपने जीवन में भी ये महसूस किया कि उनको ज़्यादा अपने माँ-बाप से प्यार नहीं मिला। तो तो कि इस दुनिया में हमें संघर्ष करना है, ये सबक उन्होंने बचपन में भी सीख लिया था। और उनके त्याग की कुछ एक अगर जो हाँ, हिस्सा अगर आप त्याग की भावना तो शुरू से ही उनमें रही है। अ, हुँ, और तो अब मैं कुछ ज़रा उनके बचपन को छोड़कर थोड़े उनके युवा में आता जी, हूँ। बिल्कुल। जी। तो जब और वो एक वकील बने, और उस ज़माने हुँ, में लोग वकील बन सकते थे। बहुत पुराने ज़माने की बात है। आपको हुँ, कॉलेज में भी जाए बगैर स्कूल के बाद आप अ, वकालत प्लीडर बन सकते थे। तो हुँ, उनके बड़े भाई विट्ठल भाई और ये दोनों हुँ, वकालत का काम कर रहे थे गुजरात के कुछ शहरों में। हुँ, और उनकी बहुत ये इच्छा थी कि वो बैरिस्टर बन जाएँ। तो उन्होंने हुँ, पैसे कमाने की कोशिश की, पैसे बचाने की, क्योंकि बैरिस्टर बनना, इंग्लैंड जाना, वहाँ फिर समय बिताना, इम्तिहान पास करना, वापस आना।
तो बहुत ही त्याग से उन्होंने, अपनी पत्नी ने भी मदद की, तो उन्होंने कुछ पैसा जमाया, बचाया और फिर अप्लाई किया पासपोर्ट के लिए, टिकट के लिए, और उन्हें तो पासपोर्ट भी मिल गया। और उस ज़माने में एक ट्रैवल एजेंसी थॉमस कुक, तो थॉमस कुक को इन्होंने उनसे मांगा कि मुझे टिकट चाहिए और पासपोर्ट चाहिए, और उनका पता था वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल, उनका पूरा नाम था, वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल, वीजे पटेल प्लीडर। और उनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था विट्ठल भाई, लेकिन वो भी विट्ठल भाई झवेर भाई पटेल थे, तो वीजे पटेल उनका भी नाम था, सेम हो गया। सेम। तो जब ये पासपोर्ट और टिकट भेजी ये थॉमस कुक ने, तो ये बड़े भाई के घर को पहुंच गई, पोस्टमैन वहां छोड़ गया वीजे पर, क्योंकि वो ज्यादा उस शहर में ज्यादा उनके बारे में लोगों को जानकारी थी, तो जो पोस्टमैन था उसने भी वहां पहुंचा दिया। तो बड़े भाई ने कहा कि देखो, ये तो मेरा अधिकार है, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम अगर पहले जाओगे तो ये तो ठीक नहीं होगा, मुझे पहले जाना, तुम मुझे जाने दो। तो उस समय वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत, यानी कि ज्यादा सोचा भी नहीं, बिल्कुल आप जा सकते हैं, आप मेरी टिकट ले लीजिए, आप मेरा पासपोर्ट ले लीजिए, और मैं वहाँ आप रहेंगे, उसका खर्चा भी मैं आपको भेजूंगा यहाँ से। लेकिन फिर ये भी उन्होंने कहा कि अगर आप 15 दिन में नहीं जाते हैं तो फिर मैं जाऊंगा। तो त्याग था, त्याग की पूरी तैयारी थी, लेकिन उसके साथ साथ कि उनके त्याग का लोग गलत फायदा उठाएं, ये वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो खैर अच्छा, विजय इसके लिए सचेत थे। सचेत थे। तो बड़े भाई गए, बड़े भाई फिर वापस आए। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल गए और बैरिस्टर बन गए, दोनों बैरिस्टर बन गए, और उसके बाद गुजरात अहमदाबाद में जाकर उन्होंने वकालत शुरू की। लेकिन ये जो त्याग जो उन्होंने जिंदगी में बार बार दिखाया है, तो उन्होंने युवावस्था में भी एक बहुत बड़ा त्याग दिखाया, उसका उदाहरण हमें मिलता है। सर, इस मैं जानता हूं इस सवाल से हम सब, आप बहुत ज्यादा अग भी चुके होंगे, मैं भी सवाल से बहुत ज्यादा बेचारा हूं, लेकिन फिर भी ये सवाल जरूरी मौजूदा संदर्भों में है कि अक्सर जब भी समकालीन संदर्भों में चर्चा आती है, विशेषकर जब वो 182 जो मीटर की जो मूर्ति बनी उसका तमाम तरीके हुई, हमेशा नेहरू और पटेल को बरक्स में खड़ा कर दिया जाता है। मैं आपको अपनी जिंदगी का उदाहरण देता हूँ सर। हमें बचपन से हमेशा, मतलब जब भी ये बात होती थी, एक सेकंड सर, हमें बचपन से हमेशा ये बताया जाता था कि अगर पटेल जी प्रधानमंत्री बने होते, ये नेहरू ने ये कर दिया, तो मतलब एक ऐसा लगता है कि नेहरू का काम सिर्फ यही था कि वो सिर्फ अपमानित ही करते थे लोगों को। मतलब ऐसी छवि बनाने की कोशिश की गई है सर, मैं बहुत इस चीज समझता हूँ। तो आप इस पर हमारे दर्शकों को ये बताएं सर कि नेहरू जी के और पटेल जी के संबंध कैसे से, कितनी उनमें प्रगाढ़ता, आत्मीयता थी? अच्छा, तो अगर नेहरू पटेल की बात करेंगे तो गांधी की भी बात तो करनी ही पड़ेगी, जी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। वो भी आते हैं। तो गांधी जवाहरलाल नेहरू से 20 साल उम्र में बड़े थे, वल्लभ भाई पटेल से 6 साल उम्र में बड़े थे, तो उनसे 6 साल कम वल्लभ भाई पटेल। 14 साल के बाद फिर जवाहरलाल नेहरू आए, और दोनों तीनों लंदन गए, तीनों बैरिस्टर बने। तो और ज़रूर फिर नेहरू इलाहाबाद में म्यूनिसिपल चेयरमैन बने, पटेल अहमदाबाद में म्यूनिसिपल चेयरमैन बने, और गुजरात प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी वल्लभ भाई पटेल ने ली, जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारियां ली। और दोनों गांधी के बहुत करीब आ गए, और दोनों का करीब, उनका गांधी के करीब आना वो अलग अलग बहुत ही बढ़िया किस्से हैं, लेकिन वो बताने की इस समय जरूरत नहीं है। लेकिन ये अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटीज थी इन दोनों की, लेकिन दोनों पर्सनैलिटीज भारत की आज़ादी के आंदोलन में बहुत ही कीमत की थी, बहुत ही वैल्यूएबल उनकी पर्सनैलिटीज थी। और उनकी, अब जैसा मैंने पहले से कहा कि वल्लभ भाई पटेल लिखने में और भाषण देने में ज़्यादा समय नहीं लगाते थे। जवाहरलाल नेहरू अपने विचार को, वो अपनी आइडियोलॉजी को उन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। वल्लभ भाई की आइडियोलॉजी तो हमें उनके एक्शन से ही हम समझते हैं। और यूथ में जवाहरलाल नेहरू बहुत ही पॉपुलर थे। देखिए,
आपने जो कहा कि आजकल पिछले कई सालों से काफ़ी प्रोपेगेंडा हुआ है जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ वगैरह, लेकिन जो ज़माने का माहौल था, 1920, 1930, 1940, 1950 तक का जो माहौल था, उसके बारे में अगर हम देखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि गांधी के अलावा उस समय 2 लोग बहुत ही पॉपुलर थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष बोस तो जवाहरलाल नेहरू से भी छोटे थे उम्र में, लेकिन 1930 के आसपास 1929, 1930, 1928 से लेकर के जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस की भारत की आम जनता में, खास करके युवा में, बहुत ही जबरदस्त पॉपुलैरिटी हो गई थी। गांधी जी के बाद इन दोनों का नाम सारा देश जानने लगा था और इन्होंने देश को आकर्षित भी कर दिया था। मुझे वो किस्सा याद है कि वो तस्वीर लेकर जाते हैं कि इसमें पैसे, तो अगर ये फोटो लोगे तो हमें बोस की और नेहरू जी की गांव देहात में। तो ये है तो, और लेकिन 1927-28 में वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली में जबरदस्त सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था किसानों के लिए। उससे कुछ लोगों को ये भी जानकारी मिल गई, और वो ये बहुत ही महत्व का और बहुत ही कठिन सत्याग्रह था उसमें, और सरदार पटेल ने ही ऑर्गेनाइज किया था, उसको सफलता मिली। इसलिए कई लोग उनके काम के बारे में भी जानते थे, लेकिन जो पर्सनैलिटी नेहरू और सुभाष बोस की थी वो इनकी नहीं थी, इसलिए देश में उनकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, लेकिन पार्टी में बहुत इनकी पॉपुलैरिटी थी। और अच्छा, एक और उनकी खूबियत ये थी कि जो पार्टी के लोग थे, खास करके गुजरात में, क्योंकि उनका ज़्यादा काम गुजरात में ही रहा था, जो पार्टी के लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई में भाग ले रहे थे और जो जेल भी जाते थे, तो उनके परिवार की देखभाल भी ये करते थे। और जो जो सेनानी था, जो त्यागी था, वो इनसे पूछे उससे पहले ही वो पूछते थे कि भाई आपके परिवार का क्या हाल है, क्या उनको जब आप जेल में होंगे तो क्या मदद देनी होगी। उसका भी वो किसी तरह से, उनके पास खुद का पैसा तो नहीं था, लेकिन औरों से चंदा लेकर के, लेकिन वो जिम्मेदारी लेते थे, तो पार्टी वर्कर का वो ख्याल रखते थे। ये उनकी एक और खूबियत थी। तो जो लोग उन्हें जानते थे वो इनका बहुत ही आदर करते थे, और त्याग की भावना, और जेल में गए। 1942 में तो इनका जबरदस्त ही इनका योगदान था। और लोग तो जब गांधी जी ने क्विट इंडिया की बात की तो शुरू में पटेल भी उसके ज्यादा पक्ष में नहीं थे, और नेहरू और आजाद तो बिल्कुल शुरू में पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर सब आ गए। और सबसे उस समय तब तक पटेल बेचारे बीमार भी हो गए थे, लेकिन पटेल का 1942 में जबरदस्त योगदान था। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसका मैं ये बताना चाहता हूँ आज की जनता को कि उस जमाने, आज अगर आप वोट लें तो शायद पटेल को बहुत वोट मिलेंगे, नेहरू को शायद कम मिलेंगे, शायद गांधी को भी बहुत कम वोट मिलेंगे, लेकिन आज के वोट का सवाल नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि 1930, 1940 वो जो दशक थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू की भारत में जबरदस्त पॉपुलैरिटी थी। अच्छा, इन दोनों के बीच में कुछ मतभेद भी थे। अब जवाहरलाल नेहरू में कुछ सोशलिस्ट विचार भी थे। वल्लभ भाई पटेल समझते थे कि अगर सरकार बिजनेस चलाए तो अच्छी तरह से नहीं चलेगी, स्वार्थी लोग, ब्यूरोक्रेट्स बिजनेस को नहीं संभाल सकते हैं। तो सोशलिज्म के मामले में भी मतभेद था, इसलिए उनके आइडियोलॉजिकल भी मतभेद, लेकिन उनमें ये उन्होंने फैसला, वो एग्रीमेंट कर लिया था कि ये सब सवाल हम आज़ादी के बाद के लिए छोड़ेंगे, इस समय हमें आज़ादी चाहिए। तो आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। और पटेल और जवाहरलाल, हालांकि पटेल 14 साल बड़े थे, और अगर देखा जाए तो गांधी जी की नज़र में पटेल उनके छोटे भाई थे, जवाहरलाल एक किस्म के उनके बेटे थे, लेकिन फिर भी 1927-28 से लेकर के 1948 तक गांधी जी ने कई बार दोहराया कि हमारे आंदोलन की जिम्मेदारी इन दोनों इंसान के हाथ में है, जवाहर और सरदार, जवाहर और सरदार। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कुछ लोग ये जानना भी नहीं चाहते हैं कि 1947-48 में जब आज़ादी आ गई थी, और फिर गांधी जी की हत्या तो जनवरी 48 में हुई थी, उस समय ये राजन बाबू के पेपर्स में है कि बिहार में गांधी
नेहरू पटेल तीनों को असैसिनेट करने की हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की योजना थी। जी हाँ, गांधी, पटेल, नेहरू तीनों को। तो ये बिल्कुल इनके मतभेद थे, इनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, लेकिन आज़ादी के लिए, देश के लिए बिल्कुल एक दूसरे के साथी थे। ये तो जो रिसर्च करेगा उसको तो पता चलेगा। अच्छा, एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद ये 48-49 का सवाल है। एक ज़बरदस्त मीटिंग हुई थी बम्बई में, बहुत ही लोग आए थे, जवाहरलाल भी आए थे, नेहरू भी आए थे, ज़बरदस्त। तो एक अमेरिका का शायद कॉरेस्पॉन्डेंट था। जब मीटिंग समाप्त हुई तो वो पटेल से मिलने गया कुछ सवाल पूछने के लिए। पटेल ने उससे कहा, देखो भाई, आज इतनी जो लोग आए हैं वो जवाहरलाल के लिए आए हैं, मेरे लिए नहीं आए। ऐसा पटेल ने देखिए, त्याग के अलावा क्या उनकी ह्यूमिलिटी और जो हकीकत है उसको बताने में कोई उनमें संकोच नहीं था। वो तो जानते थे कि उनके त्याग का जो मूल्य है वो तो ईश्वर जानेगा, भविष्य जानेगा, लेकिन जो उस समय की परिस्थिति उसको जांचने में, परखने में वो बिल्कुल, उन्होंने कोई उन्हें शर्म नहीं आई, बताया कि जवाहरलाल ज़्यादा पॉपुलर है। तो उस ज़माने में जवाहरलाल की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। ये आज के लोगों को ये जानना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई सर इस आंसर से। मैं एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं मैं, और मैं इसका आपको थोड़ा, इसमें मेरी दिलचस्पी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं सर। सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था महात्मा गांधी की हत्या के बाद, जो भी उसके बावजूद भी, और वो बाकायदा इनको कहते भी हैं कि आपने ऐसे माहौल तैयार कर दिया गोलटोले की चिट्ठी में, जो एनबीटी ने पूरी किताब छापी उसमें भी आता है। तो फिर ऐसे क्या कारण है कि ये दक्षिणपंथी वर्ग या आरएसएस बीजेपी इनको बहुत अप्रोप्रिएट करने की लगातार कोशिश करते हैं, लगातार अपना दिखाने की, अपने आइडल तलाशने की, नायक तलाशने की कोशिश करते हैं? इसके निहित कारण क्या है सर? देखिए, मुझे थोड़ा इसमें दिलचस्पी है। तो जो चाहते हैं कि भारत सबका न रहे, लेकिन भारत में जो हिंदू हैं उनका डोमिनेशन हो, और जो हिंदू नहीं हैं, जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं या जो और लोग हैं, वो एक सेकंड क्लास स्टेटस में आए, ऐसे कई लोग चाहते हैं। तो अगर हिंदू स्टेट बनाना है और एक इंडिया फॉर ऑल को हमें हटाना है, तो उसके तो गांधी और नेहरू एक बड़ी ज़बरदस्त रुकावट आते हैं। क्योंकि गांधी और नेहरू ने तो गांधी को तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम या बराबरी के लिए या मुसलमानों के भी जो अधिकार है उसकी रक्षा के लिए तो उन्होंने उन्हें मारा भी गया, और जवाहरलाल नेहरू के भी खिलाफ ऐसे इल्ज़ाम थे कि वो मुसलमानों का पक्ष में थे। तो सेक्युलर इंडिया को अगर हम डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं तो गांधी और नेहरू को डिस्क्रेडिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू हालांकि वो बहुत ही निकट के साथी थे और इंडिया की, भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने साथ काम किया, लेकिन उनके मतभेद भी थे। और ये लोग जानते भी हैं कि कई बार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू के लिए गांधी जी के सलाह पर हट भी गए, और नेहरू को, जैसे उन्होंने विजय पटेल को, अपने बड़े भाई को मौका दिया, उसी तरह से जवाहरलाल छोटे भाई को इस बार मौका दे दिया। तो और क्योंकि उनके कुछ मतभेद भी थे, इसलिए, और वल्लभ भाई पटेल अपने उनके त्याग से सारा देश उनका आदर करता है, तो अगर वल्लभ भाई पटेल को नेहरू का एक राइवल उसके तौर पे अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें कुछ सफलता मिलेगी सेकुलर आइडिया को हटाने के लिए। इसीलिए वल्लभ भाई पटेल को वो अप्रोप्रिएट करने की कोशिश वो करते हैं। देखिए, वो जो कोई भी गांधी के खिलाफ था, वो पटेल जी के भी खिलाफ है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि अगर गांधी और किसी और के साथ कुछ मतभेद हुए तो जिसने गांधी का विरोध किया उसको हम आगे बढ़ाएं, तो उसी तरह से नेहरू का जिसने विरोध किया, ऐसा भी एक है।
तो अच्छा। अब जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को लीजिए, बाबा साहब हुँ, हुँ, अम्बेडकर हुँ, और हुँ। गांधी जी के बीच में भी काफ़ी मतभेद थे, लेकिन देखिए लोग ये उन्हें समझना चाहिए कि जब बाबा हुँ, साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए और वो मिनिस्टर बने पहले सरकार में, और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़िम्मेदारी दी गई, तो ये किसने दी? ये तो गांधी, हुँ, नेहरू हुँ, और पटेल ने दी। तो हुँ, उस समय तो अम्बेडकर और गांधी बिल्कुल साथ थे। अ, हुँ, लेकिन अ, खैर, तो पटेल, क्योंकि उनके मतभेद ज़रूर थे, कुछ मतभेद जवाहरलाल नेहरू के साथ, और हुँ, क्योंकि पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, इसलिए अगर नेहरू को हुँ, कुछ गिराना हो, तो उस काम में पटेल बहुत अ लाभदायक इन्हें लगता है, ऐसी इसलिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कोई इतिहास पढ़ेगा, वो जानता है कि मतभेद के बावजूद दोनों ने बिल्कुल एक साथ काम किया, और वो हुँ, अ, इसलिए इसे समझना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन पटेल का हम आदर कर सकते हैं और हमें आदर करना चाहिए, हमें बिल्कुल। उन्हें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन हुँ, ऐसा मानना कि अगर हुँ, पटेल होते और नेहरू नहीं होते तो ये बहुत जो है अच्छा हो जाता। इसमें इसके पीछे कोई रिसर्च नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। इस इंटरव्यू के आखिरी सवाल पर, और ये सवाल मेरे लिए और हमारी पीढ़ी के लिए बहुत दिलचस्प सवाल है हमारी तरफ से। सर, हमारा जो बचपन बीता, हम सबका जो बचपन बीता है, वो महात्मा गांधी की तरह पढ़ते हुए सुनते बीता है। आपका तो स्वयं का बचपन ही बापू की जो है आपके दादाजी थे। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके महात्मा गांधी के साथ, बापू के साथ कुछ यादें, कुछ बातें अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, इस समय मेरी उम्र 85 की हो गई है, और इस समय मेरी उम्र, मेरी दादा जब वो चले गए थे उस उनकी उम्र से भी ज़्यादा हो गई है। तो मैं अपने जी। दादा से भी बड़ा हो गया हूँ उम्र में। हुँ, अ, और मेरी उम्र 12 साढ़े 12 की थी जब उनका उनका असैसिनेशन हुआ। लेकिन मैं संयोग से मैं भी दिल्ली में ही था। मेरे पिताजी दिल्ली में जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे हिंदुस्तान टाइम्स के। और गांधी जी के अंतिम 2 साल, उनमें से काफ़ी समय उन्होंने दिल्ली में बिताए। लगातार नहीं, लेकिन वो दिल्ली आते-जाते रहते थे। तो जब वो 76 से 78 की तरफ आगे बढ़ रहे थे, मैं 10 हुँ, की ओर से आगे 12 की ओर बढ़ रहा था। तो जब मैं 10, 11, 12 का था, वो 76, 77, हुँ, 78 के थे, तो अक्सर वो दिल्ली में थे। और उस समय मैं उनके साथ मैंने काफ़ी समय बिताया। मैं उनके साथ तो नहीं रहा, वो तो कभी हुँ, हुँ, वाल्मीकि कॉलोनी में थे या बिरला हाउस में थे। मैं अपने पिताजी के साथ, उनका जो फ्लैट था हिंदुस्तान टाइम्स का करौट सर्कस में, राजीव चौक में, हम लोग वहाँ थे। हुँ, लेकिन कई बार उनकी प्रार्थना सभाएँ में मैं शरीक होता था। उससे पहले मैं उनसे मिलता था, अ, हुँ, अपने भाई-बहन के साथ और कभी-कभी अपने माँ-बाप के साथ। अ, हुँ, और लेकिन देखिए 1947, 46, 48 का जो समय था, उस जो लोग इतिहास जानते हैं उन्हें पता है कि उस समय बहुत ही आज़ादी आने वाली थी। फिर विभाजन भी हो गया, पाकिस्तान भी बन गया। दंगे भी हुए आज़ादी के साथ-साथ, बहुत मार-काट भी हुई। अ, कई हिंदू सिख मारे गए, कई मुसलमान मारे गए। तो उस माहौल में जब मैं अपने दादा से मिलता था, तो उन्हें अकेला तो मैं नहीं पाता था। उनके इर्द-गिर्द इतने लोग थे जो उनसे मिलना चाहते थे, जो अपनी दुःख, अपनी दर्द, अपनी शिकायत पेश करना चाहते थे। तो कई बार जब मैं जाता था, प्रार्थना सभा से हुँ, कुछ समय पहले, उनके पास में बैठता था, वो मुझे गले लगाकर कभी-कभी स्वागत करते थे, मुझे पीठ को ठोक कर के मुझे प्यार करते थे। हुँ, वो बहुत बुड्ढे थे, मैं बच्चा था, लेकिन और वो उपवास भी करते थे। लेकिन जो पीठ पर जो वो थप्पड़ लगाते थे, उसमें काफ़ी मज़बूती भी थी, ये मुझे याद है उस ज़माने में। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस समय भी जब मैं उनसे मिलता था, तो एकांत, जिसे आजकल अंग्रेज़ी में कहते हैं, वन टू वन हमारी बातचीत नहीं होती थी। अ अच्छा। मैं एक तरफ बैठ कर के देखता था कि और लोग भी उनसे बात कर रहे हैं, वो लोग भी अब बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम चल के जाते थे प्रार्थना की सभा की तरफ। उस समय हाँ, अच्छा मज़ाक वगैरह भी होता था।
लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना स्थल पहुँचते थे, बिल्कुल शांति हो जाती थी। और वो तो उनका कहना था कि जब हम ईश्वर को याद करने वाले हैं, तो अब कोई गपशप नहीं होनी चाहिए, हमारा ध्यान वहीं जाना चाहिए। और फिर देखिए उस ज़माने में काफ़ी दुःख भी था, काफ़ी गुस्सा भी था। पार्टीशन हुआ, तो जब उनकी प्रार्थना सभा में ये ये कुरान शरीफ के भी कुछ एक आध पंक्तियाँ पढ़ाई जाती थीं, तो कभी-कभी कुछ लोग जो थे उस ऑडियंस में, उस ज़माने में 47 में, 48 में, उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि हम तो ये सुनना नहीं चाहते हैं। तो वो कहते थे सबके सामने कि रोक दीजिए, इसे मत करिए। तो मैं उनके निकट ही बैठा होता और मैं देखता हूँ कि ये लोग नाराज़ हैं और ये लोग कह रहे हैं कि इनसे कि ये मत सुनाओ। तो गांधी जी उन्हें समझाने की कोशिश करते थे और वो मान भी जाते थे, वो अपना उनकी आपत्ति वो वापस लेते थे। कभी-कभी नहीं लेते थे। तो गांधी जी कहते थे कि देखो, अगर तुम्हें ये नहीं सुनना है तो फिर बाकी जो मैं गीता के और उपनिषद के पढ़ाना चाहता था वो भी मैं नहीं सुनाऊँगा। अब मैं सीधे फिर अपने प्रवचन पर आ जाऊँगा। तो देखिए, ये मैंने उनसे सीखा। उनके पास में बैठा हूँ, लोग उनके ऊपर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और कुछ धमकी भी दे रहे हैं, ऐसा भी कभी-कभी लगता है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी एक तो उनसे दोस्ती के शब्द में बात करता है, लेकिन वो अ, अपनी बात को छोड़ता नहीं, घबराता नहीं है। तो अडिग तो ये मैंने मुझे एक देखने को मिला कि ये बूढ़ा आदमी मेरा दादा है, लेकिन ये जो लोग इससे बहुत बुरे शब्द में बात करते हैं, उनसे भी ये मीठे ही शब्द में बात कर रहा है, लेकिन ये अपने बात पर बिल्कुल टिका हुआ है। तो ये मैंने ये मुझे एक उनसे ये क्या कह सकते हैं, प्रेरणा भी शायद शब्द सही नहीं है, एक कुछ उनके दिल से, उनके मुँह से मेरे दिल के अंदर एक भावना ऐसी आ गई। हेलो सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आज मेरा दरअसल नेटवर्क चला गया था बीच का। जी, यही मेरे सवाल थे बस। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे समय दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच सर। और आपको और जो सब सुन रहे हैं, उन सबको मेरी शुभकामनाएँ और मेरे आशीर्वाद। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। नमस्कार।